प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी नमस्कार। कक्षा 8वीं से कक्षा 9th में आने पर प्रमोट होने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप कक्षा 9th में आए हैं और कक्षा 9th में प्यारे बच्चों, मैं मोतीराम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंचारी में फिलहाल इतिहास प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपके लिए, देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आज्ञानुसार हम सभी लॉकडाउन का पालन करते हुए इस महामारी से बचने के लिए सभी अपने अपने घरों में हैं, ताकि हम अपने आप को, अपने बच्चों को, आम जन को, देश को इस महामारी से बचा सकें। मैं घर में रहकर ही आपके लिए ये पहला पार्ट, पहली वीडियो तैयार कर रहा हूँ। हो सकता है शायद मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई दे रही हो। मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप जब भी इस वीडियो को देखें या इस लेक्चर्स को सुने तो आप लीड जरूर लगा लें, ताकि आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे और तेज सुनाई दे। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट सोशल साइंस की। ये जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान जो विषय है, ये कई विषयों से मिलकर के बना है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। कई विषयों का मिश्रण है और आज हम आपकी पुस्तक भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 पढ़ेंगे। भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2 ये आप 10वीं में जाकर के पढ़ेंगे, 10th में। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इतिहास की। आपकी पुस्तक का नाम है भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 और इतिहास का, हिस्ट्री को हम ले रहे हैं। तो इस इतिहास का, हिस्ट्री का पहला पार्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, या कह लीजिए फ्रांस की क्रांति। प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो फ्रांस की क्रांति के दौरान, यानी कि 1789 में, फ्रांस का जो शासक था वो लुई 16वां था, लुई 16। इससे पहले 1789 से पहले, यानी कि ये जो लुई 16वां है, ये 1774 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना था और 1774 से लेकर के 1792 ईस्वी तक ये फ्रांस का शासक रहा है। तानाशाह था, अपनी मनमर्जी से शासन चलाता था। 20 वर्ष की उम्र में इसकी, लुई 16वें की शादी ऑस्ट्रिया के राजा की बहन, उसका नाम था मैरी एंटोनेट, यानी कि लुई 16वें की शादी ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया के राजा की बहन थी मैरी एंटोनेट, उससे हुई थी। तो इसकी रानी का नाम मैरी एंटोनेट था, जो हमेशा उसकी सलाह के अनुसार ही काम करता था। 1774 से पहले 2 और तानाशाही शासक हुए फ्रांस के, जैसे कि लुई 14वां, लुई 14। इसने 1643 से लेकर के 1715 ईस्वी तक फ्रांस की राजगद्दी संभाली, फ्रांस का सम्राट रहा, लेकिन पक्का तानाशाह था। यदि तानाशाह की परिभाषा समझनी है तो लुई 14वां से समझिए। वैसे तानाशाह का अर्थ है ऐसा निरंकुश राजा, तानाशाह राजा, या ऐसा राज्य या ऐसा शासन जो राजा अपनी मनमर्जी से शासन चलाए, जो जनता के हितों की तरफ ध्यान न दे, केवल अपने हितों की तरफ ही ध्यान रखे। जनता के सुख दुख से ऐसे तानाशाही शासकों को कोई लेना देना नहीं होता, वो तो केवल अपने ऐशोआराम का जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे तानाशाही शासक हुए लुई
14वां जो था वो भी तानाशाही शासक था, लेकिन उसने अपने शासन 70 साल तक, लगभग 70 साल तक लुई XIV ने शासन किया। इसने अपने शासन काल में फ्रांस को कई युद्धों में, कई लड़ाइयों में विजय दिलवाई। इसके पश्चात लुई 14वां के बाद लुई 15वां, लुई 15 फ्रांस का शासक बना 1715 ईस्वी में, जिसने 1715 से लेकर के 1774 ईस्वी तक फ्रांस की राजगद्दी संभाली या फ्रांस का सम्राट रहा। यह थोड़ा कमजोर तानाशाह था, इस बेचारे की ज्यादा नहीं चली, और इस बेचारे के शासन काल में, यानी कि लुई 15 के शासन काल में इंग्लैंड के साथ 7 साल तक लगातार 7 ईयर्स, 7 साल तक युद्ध रहा, लड़ाई रही इंग्लैंड के साथ, और 7 साल के युद्ध में इंग्लैंड विजयी हो गया और फ्रांस हार गया। इस लड़ाई में, इन युद्धों में बेचारे फ्रांस की वित्तीय हालात यानी कि बहुत ज्यादा दयनीय हो गई, खराब हो गई, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। सरकारी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज थे, सरकारी या पब्लिक सर्वेंट जो थे, अदालती कर्मचारी, क्लर्क वगैरह जो थे, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे, उनको तनख्वाह देने के, वेतन देने के भी लाले पड़ गए। इसके पश्चात 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना। 1774 से 1792 ईस्वी तक वो फ्रांस का सम्राट रहा, जो वो भी तानाशाह था, लेकिन वो चाहता था कि भाई फ्रांस में सुधार हो, फ्रांस की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, शक्तिशाली बने मेरे शासनकाल में फ्रांस। लेकिन बोल्ड रिफॉर्म्स वो नहीं कर पाता था, कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाता था। यदि ले भी लेता था तो उसके जो सलाहकार थे उनके आगे वो बैकफुट पर आ जाता था, पीछे हट जाता था। एक उसकी जो रानी थी मैरी एंटोनेट, वो हमेशा मैरी एंटोनेट की सलाह पर ही काम करता था, और मैरी एंटोनेट जो थी वो उसकी बैड एडवाइजर थी, हमेशा बुरी सलाह देती रहती थी। यही कारण था कि यदि कोई भी काम यदि वो करता था लुई 16वां मैरी एंटोनेट की सलाह से, तो वो काम बिगड़ जाता था, गलत संदेश आम जनता के बीच में जाता था। तो इस तरह से लुई 16वां तानाशाह था। उसके शासन काल में भी वित्तीय, मतलब जब 1774 में जो लुई 16वां जब वो सम्राट बना था, तो उस समय खजाना खाली था, राजकोष खाली था। राजकोष को भरने के लिए, आर्थिक स्थिति को, वित्तीय हालात को सुधारने के लिए उसने आम जनता पर कर लगाई। तो ये आगे जानने से पहले प्यारे बच्चों, हम फ्रांस की स्थिति के, समाज के बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि उस समय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक स्थिति कैसी थी, फ्रांस का समाज कैसा था। तो उस समय फ्रांस का जो समाज था प्यारे बच्चों 3 वर्गों में बटा हुआ था। ऐसे कह लीजिए प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट या तृतीय स्टेट, या सीधे साधे शब्दों में आप समझने की, इस बात को समझेंगे कि जो समाज था 3 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे कि भाई उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। जैसे कि हमारा जो भारतीय समाज है, इंडियन जो सोसाइटी है, प्राचीन काल में पहले हमारा भारतीय जो समाज था वो भी 4 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई योग्यता नहीं थी, किसी प्रकार की कोई योग्यता का मापदंड नहीं था। ऐसे ही फ्रांस के अंदर किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं थी। केवल जो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग हैं, यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट। जैसे कि प्रथम स्टेट में ये पादरी लोग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, जैसे कि बिशप, पादरी, फादर वगैरह ये होते हैं। चर्च के जो लोग हैं, जिनका चर्च पर अधिकार होता था, चर्च के पास बहुत सारी जमीन होती थी, बहुत सारा पैसा होता था, बहुत सारी जमीन के मालिक होते थे ये, यानी कि उच्च वर्ग, जिसको हम प्रथम स्टेट बोल रहे हैं, जमीन के मालिक होते थे। धन, इनको प्रथम और द्वितीय स्टेट वालों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे। योग्यता न रखने के बावजूद भी सरकारी पदों पर, बड़े बड़े सरकारी पदों पर इन्हीं का दबदबा था। जो तीसरा वर्ग है, जिसको हम निम्न वर्ग कह रहे हैं,
या तृतीय स्टेट कह रहे हैं, जैसे कि भाई किसान हैं, मजदूर हैं, या आप इसमें ये भी आ जाएंगे व्यापारी, या कहने का ये व्यापारी अलग ठीक कि जैसे आपके डॉक्टर हैं या शिक्षक वर्ग है, या विशेषकर जैसे ज्यादातर हालत जो खराब थी या बुरी जो कंडीशन थी वो किसानों की, मजदूरों की, फैक्ट्री जो वर्कर्स थे उनकी, मजदूरों की, क्योंकि इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्रांति आ गई थी, उद्योग लग रहे थे, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी दशा खराब थी, गंदी गंदी बस्तियों में रहते थे, उनके स्वास्थ्य की तरफ, हाइजीन की तरफ, हेल्थ की तरफ जो फ्रांस का सम्राट था, फ्रांस की जो सरकार थी, फ्रांस का राजा था, कोई ध्यान नहीं देता था। और अपने हालात, आर्थिक हालात सुधारने के लिए बेचारे इस जो तीसरे वर्ग पर ही करों का दोहरा बोझ था, करों से परेशान थे, करों से दबे हुई थी ये तीसरे वर्ग की जनता, आम जनता दुखी थी, किसान दुखी थे, मजदूर दुखी थे, फैक्ट्री वर्कर्स दुखी थे, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। तो इन सामाजिक दशा को भी आपको प्यारे बच्चों पढ़नी है एनसीईआरटी बुक्स में कि भाई उस समय फ्रांस का समाज कैसा था प्यारे बच्चों। दूसरा, दो ऊपर के जो दो वर्ग हैं उनकी स्थिति ठीक थी, विशेषकर जो पहला जो स्टेट है, प्रथम स्टेट है, जिसमें हम बता रहे हैं कि भाई उसमें जैसे आपके पादरी वर्ग आते थे, बिशप, फादर वगैरह, चर्च के जो अधिकारी आते थे, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी। और देखिए जो फ्रांस की जो जनसंख्या है उस समय 1789 में फ्रांस की जो जनसंख्या, देखो 1700 में 2 करोड़ के आसपास का फ्रांस की जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, और यही जनसंख्या निरंतर, फ्रांस की जनसंख्या, पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती चली गई, और 1789 आते आते फ्रांस की जो जनसंख्या वो 2 करोड़ 80 लाख हो गई, 30% यानी कि आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई। लेकिन 1789 में एक बहुत भयंकर मतलब सर्दियां आ गई, सर्दी पड़ी, फसल नष्ट हो गई, खाद्य पदार्थों की कमी आ गई, क्योंकि खाद्य पदार्थ नहीं हुए, बीमारी फैल गई, फसल अच्छी नहीं हुई, किसान बर्बाद हो गए, शहर के लोग भूखे मरने लगे, जो आम जनता थी, किसानों की भी दशा, वो भी भूखे मरने लगे, महंगाई हो गई। तो ऐसी दशा में जो आम जनता थी, तीसरा जो वर्ग था वो परेशान हो गया, विशेषकर किसान और मजदूर या फैक्ट्री वर्कर्स। ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए, भूख से बचाने के लिए, जिनका नेतृत्व हम आगे चल वहां के जो दार्शनिक है, जैसे रूसो है, वोल्टेयर है, इन्होंने वहां के आम यानी कि जो तीसरे वर्ग है, मध्यम वर्ग या कह लीजिए निम्न वर्ग है, या जो किसान है, उनका नेतृत्व किया। उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, रूसो ने, वोल्टेयर ने। तो इन्होंने पत्रिका निकाली, जैसे कि भाई मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, रूसो ने सामाजिक समझौता, ऐसे ही आपके मॉन्टेस्क्यू ने एक किताब निकाली थी, स्पिरिट ऑफ लॉज। इनमें उन्होंने इन पत्रिकाओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से आम जनता को जगाने का प्रयास किया, उनका नेतृत्व किया, उनको समझाया। हालांकि उस समय लोग कम पढ़े लिखे थे, किसान मजदूर तो पढ़े ही नहीं थे, ये जो हमारे जिनको मध्यम वर्ग बोलते हैं, जैसे टीचर्स, अध्यापक, वकील, डॉक्टर वगैरह, ये पढ़े लिखे थे, और उन्होंने इनका नेतृत्व किया, किसानों का, मजदूरों का। जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो किताब पढ़ सकते थे, अखबार पढ़ सकते थे, वो एक जगह बैठ जाते थे किसी जगह पर, और एक आदमी जो पढ़ा लिखा था उस किताब को, पत्रिका को, अखबार को पढ़ करके उन किसानों को, मजदूरों को, जो आम जनता थी, उसको सुनाता था। तो इस तरह से फ्रांस की दशा के बारे में अवगत कराया इन महान दार्शनिकों ने, इनका विशेष योगदान रहा इस क्रांति में। तो इस तरह से आप उस समय के समाज के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। कुछ मेरे द्वारा, मेरे लेक्चर्स को सुन करके कुछ आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे बच्चों। आज ही आप पहला पाठ पढ़ेंगे इतिहास का, फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति के समय या उससे पहले कौन कौन से तानाशाह शासक हुए हैं, और 1789 में जैसे कि मैं बता रहा था कि लुई 16वां था, वो भी तानाशाह था। तो इस तरह से फ्रांस के समाज के बारे में पढ़ेंगे। कल मैं आपके सामने आज आप मेरी वीडियो को सुनेंगे, पहला पार्ट है ये आपका। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे आपके पास भेजने में दिक्कत आती है,
और मेरे पास क्योंकि माइक का भी अभाव है, शिक्षण सामग्री का अभाव है, घर पर हूँ, घर पर रह करके ही मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। कल मैं आपके सामने दूसरा पाठ लेकर के आपके सामने पेश होऊंगा। उसमें मैं आपको बच्चों फ्रांस की क्रांति के जो मेन रीजन है, जो मुख्य कारण है, वो आपको बताऊंगा। आज आपने मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुना और मैं आशा करता हूं कि आपने मेरी इस लेक्चर को ध्यान से सुना और आपने मेरी बातों को समझा होगा। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।